Alright, let us try. If now we are able to listen to the audio clearly, you can let me know. एक बार brief करता हूँ what we have discussed so far. Monetary policy, primary objective, price stabilization. 2015 में चेंजेस आए, उससे पहले तक केवल आरबीआई रोल करती थी. अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें केवल आरबीआई नहीं बैठती, आरबीआई प्लस गवर्नमेंट दोनों के बराबर बराबर मेंबर्स बैठते हैं. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ड्राफ्ट करती है पॉलिसी को, इंप्लीमेंट आरबीआई करती है, सरकार का रोल नहीं है इसे इंप्लीमेंट करने में. सो वी हैव अमेंडेड आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 in 2015 and this act added a section 45ZB जिसके अंतर्गत हमारी ये कमेटी बनी. 6 मेंबर्स है, 3+3. गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर आर नेसेसरी. मिनिमम चार सदस्य होने चाहिए, 4 मेंबर्स. मेजॉरिटी वोट डाले तो 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट. And the casting vote in case of tie belongs to the governor of RBI. Repo rate is the policy rate. बाकी और भी tools हैं, but these are the policy rate. Repo rates or repo rate is the policy rate. This is the major idea about monetary policy. 2015 में एक चीज और हुई थी, that instead of focusing upon the fixed inflation target, an approach known as flexible inflation target was also started. तो flexible inflation target, ये एक अप्रोच जिसे आप बोलते हो FIT, ये 2015 में स्टार्ट हुई थी. व्हाट इज इट? इस अप्रोच का मतलब है कि अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई हैज टू मेंटेन द इन्फ्लेशन रेट दैट इज 4 ± 2%, यानी कि साल भर में 2 से लेकर 6% तक के इन्फ्लेशन को के बीच में इन्फ्लेशन को रखने का काम आरबीआई ट्राई करेगी. इस टारगेट को मेंटेन करने के लिए आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है. एंड आरबीआई हैज एन अग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आरबीआई प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अग्रीमेंट है जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, MPFA, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. इस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को 2015-16 में अडॉप्ट किया गया विद द आइडिया दैट कि इन्फ्लेशन को हम इसी रेंज में रखेंगे, कि हम किसी भी साल कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन इसके बियॉन्ड ना जाए, इसी रेंज के अंदर आपकी इन्फ्लेशन रहे. दैट इज केम टू बी नोन एज द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, FIT के बेसिस पे वी हैव स्टार्टेड दिस आइडिया. चलिए, ये बात हमें समझ में आती है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग होनी चाहिए. हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस टारगेट कि 4 ± 2% कौन सेट करता है? इट इज बीइंग सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई. तो टारगेट सेट किसने किया है? टारगेट सेट करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई. नंबर 1. अगर आरबीआई फेल होती है, इज नॉट एबल टू अचीव दिस टारगेट, लगातार तीन क्वार्टर तक आरबीआई इज नॉट एबल टू अचीव, देन व्हाट? डज आरबीआई हैज एनी रोल? यस, आरबीआई हैज टू एक्सप्लेन दैट इन रिटन टू गवर्नमेंट that why we are not able to attain the targets that was being set by us. पहले आरबीआई गवर्नमेंट के साथ मिलकर टारगेट सेट करती है, अटेन करने की कोशिश करती है, टारगेट्स अटेन नहीं होते, इन दैट केस आरबीआई हैज टू राइट द एक्सप्लेनेशन टू द गवर्नमेंट रिटन फॉर्मेट में. सो दिस इज अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. नाउ व्हाट आर द टूल्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप को हम देखेंगे. So tools of monetary policy, we call them monetary policy tools. Tools of monetary policy. Broadly they can be divided into 2 broader categories. सबसे पहले बड़ी बड़ी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो. एक को बोल दो आप क्वांटिटेटिव, that is based upon quantity of money. क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी को जो अफेक्ट करे, क्वांटिटेटिव. Then another is qualitative. क्वालिटेटिव का मतलब है जो बैंकिंग सिस्टम की क्वालिटी पर असर करे, द पॉलिसीज और द टूल्स दैट आर अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम. ये क्वांटिटी ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं. क्वांटिटेटिव को आप फर्दर 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. जैसे एक है डायरेक्ट,
तो दूसरी कैटेगरी है आपकी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो ब्रॉडर कैटेगरी है। डायरेक्ट के अंदर यू हैव गॉट टू डिफरेंट रेशियोज, जिसे आप बोलते हो CRR एंड SLR। दो रेशियोज आपको इसके अंदर दिखाई पड़ते हैं, एक CRR एक SLR। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। हम हम इन्हें रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या रिजर्व रेशियो कहते हैं। इनडायरेक्ट के अंदर देयर आर मल्टीपल टूल्स, नॉट वन, देयर आर मल्टीपल टूल्स। इनडायरेक्ट के अंदर दो ब्रॉड कैटेगरी में आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो। पहले हम एक कैटेगरी के बारे में जस्ट नेम मेंशन करते हैं, वन बाय वन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। द फर्स्ट वन इज LAF। LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देन देयर इज द MSF, देन देयर इज द SDF। केवल आप नाम नोट करिए, वन बाय वन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम। देयर इज द बैंक रेट, एंड द फिफ्थ वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहां पर आप लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसमिशन। Just note it down. From the next page, we are going to discuss one by one. CRR, SLR, LAF, MSF is the second one. SDF is the third one. Bank rate is the fourth. OMO is the fifth one. Then other is transparency and transmission. ये आपने दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इनडायरेक्ट को। डायरेक्ट बैंक के पास जितना पैसा है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इनडायरेक्ट टूल्स यूजेस वाइड रेंज ऑफ टूल्स। इनको आप डायरेक्टली बैंक के पास जो पैसा है उससे अफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो। देयर आर मेनी अदर मेथड्स जिससे आप इनडायरेक्ट टूल्स का इस्तेमाल करते हो। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट CRR एंड SLR। तो एक तरफ CRR है, एक तरफ SLR है। दोनों ही मिलकर रिजर्व रिक्वायरमेंट बनाते हैं। दोनों मिलकर रिजर्व रिक्वायरमेंट बनाते हैं। दैट इज टू से कि इफ देयर इज इन एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंकिंग सिस्टम के पास एक लिमिटेशन है और एक पार है। व्हाट इज द लिमिटेशन दैट बैंकिंग सिस्टम हैज? लिमिटेशन ये है कि बैंक के पास जितना भी पैसा आता है सारा उठाकर ये लोन के तौर पर नहीं दे सकती। RBI कहती है कि अगर आपके पास लेट्स से 100 रुपए डिपॉजिटर की तरफ से आए हैं, तो आप सारे 100 रुपए के 100 रुपए को उठाकर लोन के लिए नहीं दे सकते हो। सम ऑफ द रेशियो यू हैव टू कीप असाइड, क्योंकि कभी जरूरत पड़ी तो आपको, मान ली किसी कस्टमर ने आके तुरंत अपने पैसे मांगे, तो क्या आपके पास पैसा होगा? या फिर आप कह दोगे हमारे पास पैसा ही नहीं है, जब लोन वापस आएगा तब हम वापस करेंगे। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द cushion and the protection to the customer, we need to maintain the reserve requirements. इनके दो नाम है, एक CRR एक SLR। CRR stands for cash reserve ratio या फिर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। SLR stands for statutory liquidity ratio। CRR के बारे में पहले बात कर लेते हैं। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। कुछ पैसा उठाकर इन द फॉर्म ऑफ कैश, कुछ पैसा उठाकर इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो भी आपके पास डिपॉजिट आए थे, तो एज अ परसेंटेज ऑफ NDTL आपको साइड में उठाकर रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में। इट इज केप्ट विथ RBI। यानी कि बैंक अपने पास नहीं, RBI के पास रखती है ये पैसा। इट इज केप्ट विद RBI। किस लीगल प्रोविजन की वजह से रखना पड़ता है ये? इट इज बिकॉज ऑफ द RBI एक्ट। तो RBI एक्ट कहता है कि हर बैंक को कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने की जरूरत है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द RBI। कितना परसेंट होता है ये? आपके पास जितना भी पैसा आया है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका अप टू आप कुछ परसेंटेज रखते हो। प्रेजेंटली इट इज अराउंड 4% of
NDTL. Presently it is around 4% of NDTL. It can increase up to 100%. As such RBI इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे, आरबीआई से एक लिमिट में यूज करती है। 1991 से पहले इट वाज द मेजर टूल, बिफोर 1991 इट वाज द मेजर टूल। इसमें आरबीआई कहती थी आपके पास अगर 100 रुपए डिपॉजिट हुए हैं, एनडीटीएल 100 रुपए है, तो 100 के 100 नहीं, आप ऐसा करो 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए उठाकर साइड में रख दो। सो प्रायर टू 1991 इट वाज मोर यूज। अभी इसका इस्तेमाल एसएलआर के साथ मिलकर होता है, तो इसके परसेंटेज को हमने कम कर दिया है। सो इट इज अराउंड 4%, जो आपको जनरली दिखाई पड़ता है 4%। ये जो पैसा है बैंक के पास आया तो है, बैंक इससे कुछ पैसा अर्न नहीं करती, बल्कि उल्टा इस पैसे का जो इंटरेस्ट है बैंक को सेविंग्स वाले अकाउंट को देना पड़ता है। सो इट कैन बी गिवन और इंटरेस्ट ऑन दिस मनी हैज टू बी गिवन टू द डिपॉजिटर। बैंक ने कुछ कमाया तो है नहीं, बल्कि उसे रखने का पैसा और वापस करना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने ये डिपॉजिट करवाया था उसको। तो जो 4 रुपए है, इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू फॉर द बैंक। तो इसीलिए कहते हैं ये जो सीआरआर है ये अपने साथ नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है, विच इज नोन एज नेगेटिव कैरी ऑफ सीआरआर। कि आपने कोई इंटरेस्ट तो कमाया नहीं, नो इंटरेस्ट, बट आपको इंटरेस्ट पे तो करना पड़ेगा ना, दैट इज नोन एज नेगेटिव कैरी ऑफ सीआरआर। सो इट ब्रिंग्स द प्रोटेक्शन इन द सिस्टम, स्टेबिलिटी लेकर आता है बैंकिंग ऑपरेशंस में, एंड दैट इज वेयर इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब अगली बात करते हैं एसएलआर क्या है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट हैज टू केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये जो जी सेक है, इस शब्द का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब सरकारी बॉन्ड समझ लीजिए कि आपने सरकार को पैसा उधार दिया है। इट हैज टू बी मेंटेन्ड विद बैंक इटसेल्फ। आरबीआई के पास उठाकर नहीं देना, मेंटेन्ड विद बैंक इटसेल्फ। इट इज बेस्ड अपॉन बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। तो जो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट बना था 1949 में, उसके बेसिस पर यू हैव टू मेंटेन